गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 8 दिसंबर 2019 में सी-टेट के पेपर 1 में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 में नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की कुल दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की चाल क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेन जो है वह 19:45 पर चलती है। यह ट्रेन चलती है 29 नवंबर 2019 को। 29 नवंबर 2019 को जब यह ट्रेन चलती है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 तक पहुंचती है तो कुल जो समय ट्रेन के द्वारा चली गई वह है 40 घंटे जो है ट्रेन ने यात्रा की। 40 घंटे में ट्रेन ने 2120 किलोमीटर की यात्रा की। तो औसत चाल को निकालने के लिए हम कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देंगे तो औसत चाल जो है हमारा वो आ जाएगा। कुल दूरी हमारा कितना है 2120 किलोमीटर और कुल डिस्टेंस जो है वो 2120 किलोमीटर है और कुल समय जो है वह 19:45 से 11:45। तो 19:45 से अगले दिन यानी 30 नवंबर 2019 को 19:45 में टोटल 24 घंटे हो जाएंगे और फिर 19:45 से 11:45 तक कुल दूरी जो है वह 16 घंटे हो जाएगी। तो 24 और 16 40 घंटे। 40 घंटे जो है वह ट्रेन लगातार यात्रा करती है और 2120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय को भाग दे देंगे तो औसत चाल हमारा आ जाएगा। तो 53 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की जो यात्रा है वह 53 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, जो ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ये पर्वतारोही है। थर्ड ऑप्शन है सूर्यमणि और फोर्थ ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध शहर है, 2000 ईस्वी में एक ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, उसमें वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल जीता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले ओलंपिक मेडल पाने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ऑप्शन ए चुकंदर, आलू, अदरक। सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग कट करते चलते हैं। आलू जो एक तना है, जड़ नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। ऑप्शन बी में है गाजर, हल्दी, अदरक। हल्दी, अदरक ये भी तना है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी है शकरकंदी, मूली, हल्दी,
हल्दी भी एक प्रकार से तना है, तो थर्ड ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी में है गाजर, चुकंदर, मूली। गाजर एक प्रकार का जड़ है, मूली एक प्रकार का जड़ है और चुकंदर भी एक प्रकार का जड़ ही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन ए अबू धाबी में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी राजस्थान के रेगिस्तानों में या डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है वो अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाकों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं और उस पर विचार करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निपेंथिस कैसा पौधा होता है। निपेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और उसे ही अपना भोजन बनाता है। इन्हें घटपर्णी पौधा भी हम कहते हैं। इसके लिए 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है। घड़े जैसा ही इसका मुंह होता है और जैसे ही कीड़े इसके संपर्क में आते हैं यह तुरंत ही उसे अपनी चपेट में ले लेता है। तीसरा कथन है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऐसा नहीं है, यह बड़े कीड़ों मकोड़ों को भी अपना शिकार बनाता है घटपर्णी पौधा। ऑप्शन डी में है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। तो इसका सही कथन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसके मुख का आकार जो है वो घड़े जैसा होता है और पत्ती से ढका होता है, जिससे कीड़े मकोड़े जान नहीं पाते हैं और नेपेंथिस पौधे की चपेट में आ जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, बी कथन जो है वह सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र यात्रा तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में ही दांडी नामक स्थान है जहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने अपना नमक सत्याग्रह को शुरू किया था। यह 1930 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। ऑप्शन ए मियादी बुखार बीमारी है, बी मलेरिया है, सी चिकनगुनिया या डी डेंगू। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया में ही तेज बुखार के साथ साथ कपकपी होती है और इसका उपचार सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स से ठीक
पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं और बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, यह बताना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम आरेख बनाना सीखते हैं। डॉक्टर जो है वह एक्स स्तर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है वह आरेख बनाते हैं। डॉक्टर जो है उसका घर एक्स स्थान पर स्थित है। एक्स स्थान से वह ए पर जाता है जो एक्स के ठीक 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बिंदु हमारा ए हुआ जो एक्स से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह बी जाने के लिए 450 मीटर की दूरी तय करता है। बी जाने के लिए वह 450 मीटर की दूरी करता है जो ए के दक्षिण में है। यह कुल 450 मीटर की दूरी तय करता है जो बी के दक्षिण में स्थित है। बी के दक्षिण में स्थित होने के साथ ही बी से सी बिंदु जाने के लिए यह बी के पश्चिम की ओर 120 मीटर की दूरी तय करता है। सी से फिर अस्पताल पहुंचने के लिए वह उत्तर की ओर 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वाई स्थान पर डॉक्टर का जो है वह अस्पताल है। तो एक्स का स्थान वाई के सापेक्ष में क्या होगा? अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम हो, ये हमारा उत्तर हो गया और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, बी में है मिजोरम, सी मणिपुर या डी मेघालय। चेराओ फोक डांस जो है वह मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा पूर्ववर्ती राज्य है, यह ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह तमिलनाडु की सीमा को नहीं टच करता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। छत्तीसगढ़ भी एक पूर्ववर्ती, मध्य पूर्ववर्ती राज्य है, यह भी तमिलनाडु को स्पर्श नहीं करता है। छत्तीसगढ़ जो है वह तेलंगाना को स्पर्श करता है। फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है वह तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अब हमारे समक्ष पर्यावरण अध्ययन के पेडागोजी के क्वेश्चन प्रस्तुत हैं, जिसमें एनसीएफ 2005 से सीधे सवाल पूछा गया है। एनसीएफ 2005 की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसके संदर्भ में यह पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए प्राथमिक कक्षा के लिए। पहला ऑप्शन है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यह ऑप्शन करेक्ट होगा। बी में है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, उनकी सहायता करना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भी होगा। ऑप्शन डी में है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना नहीं होता है। वह प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों, क्रियाकलापों को पहचानने के लिए ही पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के प्रति, पर्यावरण एवं सामाजिक संस्कृति के प्रति जिज्ञासा बढ़े और उनके अंदर सृजनशीलता की जो गुण है उनको और अधिक बढ़ावा मिले। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी कथन जो सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, बी ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, सी ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या डी ऑप्शन पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 में सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है और उसका विषय क्षेत्र जो होता है वह पर्यावरणीय शिक्षा देना, सामाजिक अध्ययन कराना, इसके साथ ही विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं और मुद्दों से उनका परिचय कराना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? इसमें सही ऑप्शन जो है वह चुनना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी ऑप्शन है कक्षा 3, 2 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। कक्षा 1 के 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन जो है वह पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए उन्हें खोजबीन करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यह क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, यह भी बिल्कुल गलत कथन है। पर्यावरण अध्ययन जो है वह अनुभव के द्वारा करके सीखा जाता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वह शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे को इसमें पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं खोजबीन करके सीखने के लिए, क्रियाकलाप के द्वारा सीखने के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों पर उप प्रकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वह पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? इस टॉपिक पे सब टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र यह प्रकरण होता है। ऑप्शन बी में है भोजन, भोजन भी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में एक
प्रकरण है, ऑप्शन सी में है जानवर, या ऑप्शन डी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जानवर। जानवर जो उप प्रकरण है वह जीव जंतु एवं पौधे प्रकरण के अंतर्गत आता है। यह एक उप प्रकरण है, यह प्रकरण नहीं है। जबकि परिवार और मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है, एक प्रकरण है। जबकि उप प्रकरण के रूप में जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के अंतर्गत जानवर को उप प्रकरण के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन ए में है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। या डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका 4 ऑप्शन है, उसमें कौन कौन निभाते हैं। पहला कथन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। यह राइट ऑप्शन है, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे तभी वह सीख सकते हैं। बच्चों के समुदाय के सदस्य के रूप में होना, यदि प्रोजेक्टिव विधि के द्वारा या ग्रुपिंग के द्वारा उन्हें किसी कार्य को करने के लिए कहा गया है, उनके द्वारा सहयोगात्मक अधिगम प्राप्त करने के लिए कहा गया है, तो वह एक समुदाय के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ए और बी कथन जो है वह बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों का कुछ खास महत्व नहीं है। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी जो कथन है वह बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हम पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें जो है वह भी बच्चों की कुछ हद तक सहायता करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। इसके साथ ही पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा जो है वह बच्चों को सिखाने में, व्यवहारिक ज्ञान देने में कुछ खास महत्व नहीं रखती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें जो है वह बच्चों को दिशा निर्देश देने का कार्य करती हैं। ए, बी और सी कथन इसका राइट है। नेक्स्ट है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी में है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में सबसे प्रभावशाली तरीका जो हो सकता है वह यात्रा वृत्तांत के बारे में उन्हें बताना, कहानी के रूप में बताना, कविताओं के रूप में बताना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी कथन जो है वृत्तांत, नरेटिव एंड स्टोरीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना और फिर उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन ए में है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी ऑप्शन सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। जानवरों का अवलोकन करना, फिर उनको
चित्रित करने का उद्देश्य जो होता है वह बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, अवलोकन करने की क्षमता और रचनात्मक क्षमता, सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी ऑप्शन है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। डी ऑप्शन है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी और सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना यह उचित कथन नहीं है, यह प्रभावशाली युक्ति नहीं हो सकती है और कार्य को समय पर पूरा करने का उद्देश्य भी समूह में सिखाना नहीं होता है। समूह में सिखाने का उद्देश्य होता है वह सहपाठी एक दूसरे के साथ सीखते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और यह सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाने का एक प्रभावशाली तरीका होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन मानते हैं? ऑप्शन ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र या डी कक्षा। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य होते हैं। वे जिस समुदाय के साथ जुड़ते हैं उससे भी बच्चे सीखते हैं। और ऑप्शन डी है कक्षा से भी वह सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? निम्नलिखित ऑप्शन में सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में उपयोग होता है? ऑप्शन ए है वैश्विक से स्थानीय, बी ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त, सी ज्ञात से अज्ञात या डी ज्ञात से अज्ञात। पर्यावरण अध्ययन में जिस शिक्षण सिद्धांत शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है वह है ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो भौतिक वस्तुएं हैं पहले बच्चों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों को ज्ञात वस्तुओं के बारे में ज्ञात पर्यावरण संबंधी तथ्यों के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें अज्ञात सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर तथ्यों को जोड़कर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, बी क्रम निर्धारण मापनी, डी सी वर्णन अभिलेख या डी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन जो नहीं है वह है ऑप्शन डी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। पोर्टफोलियो से ज्ञात करते हैं कि सीखने के दौरान किस प्रकार की समस्या सामने आ रही है और उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। क्रम निर्धारण मापनी से यह ज्ञात होता है कि कौन से बच्चे कितनी तेजी से सीख रहे हैं। वर्णन अभिलेख के द्वारा उनके द्वारा ज्ञान जो अर्जित किया जाता है उनका पता चलता है।
तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण का पर्यावरण अध्ययन के आकलन में महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किसे दूर कर रखना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बी ऑप्शन है, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन है, आकलन के संकेतकों का प्रयोग करना। या डी, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन करना। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में यह दूर रखना चाहिए वह है बच्चों के उत्तरों को सही और गलत के रूप में आंकना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना आवश्यक है। इससे यह आकलन, बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने में आसानी होती है। आकलन के लिए संकेतकों का उपयोग भी ज़रूरी है और बच्चे के गुणात्मक आकलन में भी पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऑप्शन ए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। बी, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है। सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। डी ऑप्शन है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन ए में है मछली, बी कौवा, सी है घड़ियाल, डी कछुआ। ये चारों ऑप्शन में अलग कौन है यह छांटना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कौवा। मछली, घड़ियाल और कछुआ तीनों पानी में रहने वाली जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम ए में शहर एवं राज्य के नाम है और कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद किए जाने वाले भोजन को दिया गया है। तो सही रूप में मिलान करना है। ऑप्शन ए में है हांगकांग। हांगकांग में जो है वह पकाया हुआ सांप बड़ी चाव से खाया जाता है। ऑप्शन बी में है केरल। केरल में जो है वह किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका प्रचलित है। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करके घुमाती है? ऑप्शन ए है उल्लू, बी में है कौवा, सी में है बसंत गौरी और डी में है मैना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उल्लू। उल्लू जो है वह अपने गर्दन को आगे पीछे करके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनकी छतें कंटीली झाड़ियाँ की होती है में रहते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनकी जो छतें होती है वह कंटीली झाड़ियों की होती है। बी में है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी में है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिलें
पर ज़रूरत सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी में है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों के बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि घर जो है बांसों के खंभों के बनाए जाते हैं वह उत्तराखंड में बनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यह कथन जो है वह बिल्कुल सही है। अगला कथन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा कथन है इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। यह कथन भी सही है। ऑप्शन डी कथन में है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इन चारों कथनों में ए, सी और डी कथन जो है वह बिल्कुल सही है। ए, सी और डी, ऑप्शन सी, ए, सी और डी कथन जो सही है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।